नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित अगस्त माह के 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू इंडिया प्रोफेसर के विजय राघवन हैज इनॉग्रेटेड अ डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बक्सर में। इस इंसिनरेटर को जून 2020 में वेस्ट टू वेल्थ मिशन द्वारा शुरू किए गए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विकसित किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। इस मिशन का उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने और सामग्रियों को रिसाइकिल करने तथा कचरे के उपचार के लिए प्रौद्योगिकी की पहचान, विकास और तैनाती करना है। यह इंसिनरेटर एक पोर्टेबल मशीन है जो कपास, प्लास्टिक या इसी तरह की सामग्री के 50 किलो जैव अपशिष्ट को वेस्ट हीट रिकवरी के माध्यम से प्रबंधित करने में सक्षम है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उदयकांत मिश्रा। उपाध्यक्ष के पद पर व्यास जी का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉक्टर उदयकांत मिश्र को 12 सितंबर के प्रभाव से अगले 5 वर्ष या अगले आदेश तक जो भी पूर्व घटित हो को प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। ध्यान में रखिएगा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री होते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जुलाई 2021 के लिए जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी रही? What was the unemployment rate in Bihar as per the data released by Center for Monitoring Indian Economy CMIE for July 2021? The right answer is option number B, 13%। 7th हाईएस्ट रहा ये कंट्री में। देश में बेरोजगारी दर 6.95% रही। भारत में उच्चतम बेरोजगारी दर देखेंगे तो हरियाणा टॉप पे रहा, उसके बाद गोवा और तीसरे स्थान पे राजस्थान रहा। भारतीय राज्य सिक्किम में बेरोजगारी दर लगातार दूसरे महीने 0% रही। भारत में वित्त वर्ष 2021-22 को देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी दर रही थी मई में 11.9% और उसी समय बिहार में भी सबसे हाईएस्ट रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का 13.8%। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला? Who got the first prize among the tableaus displayed at the function organized on the occasion of 75th Independence Day at Gandhi Maidan in Patna? The right answer is option number C, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट, बिहार शिक्षा परियोजना। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी पढ़ेगी बेटी पढ़ेगा बिहार और आत्म सुरक्षा, जिसमें कराटे का प्रदर्शन किया गया था, को पहला स्थान मिला। दूसरे स्थान पर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जलवायु परिवर्तन के दौर में बिहार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन और हरियाली को दिखाया गया था। तीसरा स्थान उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी संस्थान पटना द्वारा निकाली गई झांकी बिहार में खादी को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड सेट बाय श्री कृष्ण सिंह, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बाय होइस्टिंग द फ्लैग एट गांधी मैदान इन पटना फॉर हाउ मेनी टाइम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15 बार। इस साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे श्री कृष्ण सिंह ने साल 1950 में राज्य की सत्ता संभाली थी। हालांकि उससे पहले श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रीमियर हुआ करते थे। उस समय प्रीमियर का दर्जा मुख्यमंत्री के समक्ष हुआ करता था। तो बिहार के प्रीमियर और मुख्यमंत्री रहते हुए कुल मिलाकर श्री कृष्ण सिंह ने
14 बार झंडा फहराया। इस सूची में तीसरे स्थान पर राबड़ी देवी, चौथे स्थान पर लालू प्रसाद यादव और 5वें स्थान पर जगन्नाथ मिश्रा का नाम है। दोस्तों 67वीं बीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट आ गई है। ये परीक्षा 12 दिसंबर को होगी। इसके लिए करंट अफेयर्स कब से स्टडी करना है? 1 नवंबर 2020 से स्टडी करना है। कारण ये है कि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो दोस्तों साल भर के करंट अफेयर्स यानी 1 नवंबर 2020 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप पूरी तरह से रिवाइज कर पाएंगे केवल 16 घंटे में। कैसे? एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, प्रत्येक रविवार को इस चैनल पर प्रसारित होता है नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का एमसीक्यूज। तो 54 पीडीएफ मिलेगा जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सेंसस भी शामिल होगा, साथ में ओलंपिक का भी पीडीएफ मिलेगा। 6 मिनट लगेगा समय एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, 5.5 घंटे में पूरी तरह से रिवाइज आप कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में ये नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 13 पीडीएफ मिलेगा। 25 मिनट का समय एक पीडीएफ में, 5.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ 15 पीडीएफ मिलेगा जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बिहार का सेंसस भी शामिल होगा। 20 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, 5 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। देखिए ये जो सोर्स है ये कितना ऑथेंटिक है इससे पता चलता है, क्योंकि 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 19 प्रश्न इस वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से टैली हुए हैं एमपीएन एकेडमी के पीडीएफ से। 7 प्रश्न टैली हुए हैं मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से और 10 प्रश्न टैली हुआ है बिहार मंथली करंट अफेयर से। तो कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर पीडीएफ से 66वीं बीपीएससी में टैली हो चुके हैं। 40 में से 90% स्ट्राइक रेट रहा है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि ये सोर्स कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है। दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ ये सारे पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको केवल एक ही बार 600 रुपये का वन टाइम पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आई नहीं है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नंबर है 7366005556। गूगल पे निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम नंबर है। आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को आप टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको यदि टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, सेम नंबर है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन कितने नए महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है? हाउ मेनी न्यू कॉलेजेस हैव बीन अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार टू बी ओपनड अंडर बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 3। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए इन सौगातों की घोषणा की। सबौर भागलपुर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, दूसरा भोजपुर आरा में नया कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय और पटना मीठापुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप द फैमिली इनकम लिमिट फॉर SC, ST एंड OBC, EBC स्टूडेंट्स हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 2.5 लाख रुपीज़ टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 3 लाख रुपीज़। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय की सीमा भारत सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। बढ़ी हुई पारिवारिक आय सीमा के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना के तहत 2019-20, 2021 और 21-22 के कुल 3 साल की लंबित छात्रवृत्ति योजना के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकता है। केंद्रीय पोर्टल में तकनीकी समस्या की वजह से रुपये ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते स्कॉलरशिप का पैसा पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। इस समस्या को देखते हुए बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए NIC के सहयोग से खुद का नया पोर्टल बनाया है, जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं।
बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है? अंडर द बिहार सिविल सर्विसेज प्रमोशन स्कीम एन इंसेंटिव ऑफ हाउ मच रुपीज इज गिवन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1 लाख रुपये। इस योजना के तहत एससी, एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को बीपीएससी व यूपीएससी की पीटी पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए क्रमशः 50,000 और 1 लाख रुपए मिलते हैं। यानी बीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर 50,000 रुपये और यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर 1 लाख रुपये। इसे शुरुआत में 2018 में एससी, एसटी छात्रों के लिए लॉन्च किया गया था। अभी न्यूज़ में क्यों है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना की तर्ज पर अब अन्य सभी वर्गों की युवतियों के लिए भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 का संचालन कौन कर रहा है? हु इज कंडक्टिंग पंचायत इलेक्शंस 2021 इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार। इसके लिए 2 संविधान का अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 243 के ये कहता है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन, पहला नंबर, पंचायतों के सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली को तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 243ZA। इसमें कहा गया है कि नगर पालिकाओं के चुनाव, जिसमें कि नगर पालिकाओं के सभी चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 के में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। तो पंचायत चुनाव का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग नहीं करता है, बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई है? ऑन विच डेट द नोटिफिकेशन ऑफ पंचायत इलेक्शंस 2021 हैज बीन इश्यूड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 24 अगस्त 2021। डेट से संबंधित प्रश्न बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर दीपक प्रसाद ने की। इसके साथ ही चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार कुल 11 चरणों में मतदान होगा, ध्यान में रखिएगा इसे। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को, जबकि 11वें और अंतिम चरण का मतदान 12 दिसंबर को होगा। बिहार के बाढ़ प्रभावित 28 जिलों में प्रथम चरण में वोटिंग नहीं होगी। इस बार कुल 8072 ग्राम पंचायत मुखिया का चुनाव होगा। निम्न में से किस पद के लिए पंचायत 2021 का चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि मतपत्र से कराया जाएगा? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट्स द इलेक्शन इन पंचायत 2021 विल नॉट बी डन बाय ईवीएम बट बाय बैलेट पेपर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सरपंच। ग्राम पंचायत के 4 पद, ग्राम पंचायत सदस्य जिसे वार्ड मेंबर भी कहा जाता है, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा, कुल 4 पद। जबकि ग्राम कचहरी के 2 पद, पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मत पेटी यानी बैलेट पेपर से कराया जाएगा। आइए पंचायती राज संस्था से संबंधित एक और प्रश्न को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 73rd अमेंडमेंट। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। एक महात्मा गांधी का कोट देखिए क्या है इस संबंध में। जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत ऐसे भी अनेक काम कर दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। 73वें संविधान संशोधन ने केवल
स्थानीय स्वशासी निकायों के गठन को अनिवार्य बनाया, जबकि उनकी शक्तियों, कार्यों व वित्त पोषण का उत्तरदायित्व राज्य विधान मंडलों को सौंप दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की विफलता की स्थिति बनी हुई है। इससे संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये जो संविधान संशोधन था 73वां, सबसे पहली बात ये थी कि ये 3 टियर सिस्टम रहेगा, यानी त्रिस्तरीय रहेगा। डायरेक्ट इलेक्शन रहेगा सभी सीटों के लिए, किसको छोड़ करके चेयरपर्सन जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल, इसके अलावा जितने भी पोस्ट होंगे उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। SC ST उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन दिया जाएगा और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना CIMP के CEO का नाम क्या है, जिन्हें CEO इनसाइट्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सूची में स्थान दिया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द CEO ऑफ चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना CIMP who has been ranked in the list of top 10 best chief executive officer in India in the year 2021 by CEO Insights magazine? The right answer is option number A, राजीव रंजन। राजीव रंजन एक वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर के साथ साथ CIMP के एग्जीक्यूटिव एजुकेशन विभाग के कोऑर्डिनेटर भी हैं और अपनी अकादमिक उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। पिछले वर्ष इन्होंने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपना शोध प्रस्तुत किया गया था। अभी वर्तमान में CIMP के निदेशक यानी डायरेक्टर हैं डॉक्टर V मुकुंद दास। इस संस्थान की स्थापना 2008 में की गई थी। यहाँ पर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट PGDM का प्रोग्राम चलाया जाता है और ये बिहार का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज है। देश के कुल 75 रेलवे स्टेशनों पर आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले अस्थायी प्रदर्शन सह बिक्री स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया। इसमें बिहार के कुल कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया? इट वॉज डिसाइडेड टू सेट अप टेम्पररी एग्जीबिशन कम सेल स्टॉल्स अंडर द बैनर ऑफ आत्मनिर्भर भारत एट 75 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार वर इंक्लूडेड इन दिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, 5। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने 14 अगस्त को बिहार के 5 रेलवे स्टेशनों पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर पर हस्तशिल्प, खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की अस्थायी प्रदर्शनी बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। तो बिहार में जो ये आयोजित किया गया था वो उद्योग विभाग, बिहार सरकार और उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान पटना द्वारा देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और ये इसी कार्यक्रम की एक श्रृंखला थी। बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा सिविल अधिकारी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? विच पर्सन फ्रॉम बिहार हैज बीन कन्फर्ड विद द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ commendation, the highest award given to a civil officer by the Defence Ministry on the 75th Independence Day? The right answer is option number C, जितेंद्र कुमार। रक्षा मंत्रालय में सेना सचिव कार्यालय में निदेशक पद पर पदस्थापित जितेंद्र कुमार को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। ये पटना जिले के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबराय ने बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इसमें बिहार का कुल स्कोर कितना है? द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EACPM डॉक्टर विवेक देबराय हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल इंडेक्स ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली। व्हाट इज द ओवरऑल स्कोर ऑफ बिहार इन दिस इंडेक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। बिहार का स्कोर रहा 51.82। इसमें राजस्थान पहले नंबर पर है, इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार का रैंक है 3rd। टॉप 2 राज्यों राजस्थान और महाराष्ट्र ने क्रमशः 54.61 और 53.31 का स्कोर हासिल किया। EACPM के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस की ओर से यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इंडेक्स का मूल्यांकन बुजुर्गों की भलाई को लेकर करीब 45 अलग अलग संकेतकों पर किया गया था, जिसमें 4 स्तंभ शामिल थे: वित्तीय, सामाजिक कल्याण, हेल्थ सिस्टम और इनकम सिक्योरिटी। इसे 2 श्रेणी में बांटा गया, जहां वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 50 लाख से अधिक है
जिसमें बिहार शामिल था, और दूसरा जहाँ पर 50 लाख से कम है। तो सेकंड कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पे रहा, उत्तराखंड और हरियाणा ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय लिया गया है। इन 72,000 elementary schools of Bihar, it has been decided to separate the teachers from the midday meal and give the responsibility to whom? The right answer is option number C, अक्षय पात्र फाउंडेशन। पूरे राज्य में योजना को लागू करने से पहले अक्षय पात्र फाउंडेशन को पटना जिले में कुछ विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी सतत निगरानी हो रही है। मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में तकरीबन 3.25 लाख शिक्षकों के जुड़े रहने से पढ़ाई व्यवस्था बाधित हो रही है। अक्षय पात्र रसोई लागू होने से मध्याह्न भोजन से जुड़े शिक्षकों को अलग किया जाएगा, ताकि इनका फोकस शिक्षण कार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सुनिश्चित हो सके, जबकि बच्चों के लिए बेहतर भोजन और पौष्टिक नाश्ता अक्षय पात्र रसोई संभालेगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में जीविका दीदियों द्वारा संचालित किए जाने वाले दीदी की रसोई की शुरुआत पूरे राज्य में कब की गई, डेट बतानी है। व्हेन वाज द दीदी की रसोई ऑपरेटेड बाय द जीविका दीदीज इन द कैंटीन्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ बिहार लॉन्च्ड फॉर द इंटायर स्टेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 2021। सीएम नीतीश कुमार द्वारा इस योजना की पूरे प्रदेश के लिए लॉन्चिंग औरंगाबाद सदर अस्पताल में वर्चुअल माध्यम से की गई। दीदी की रसोई में मरीजों को तीनों समय मुफ्त में पौष्टिक खाना दिया जाएगा, साथ ही परिजनों के लिए भी भोजन दिया जाएगा। जीविका दीदियों की देखरेख में दीदी की रसोई का संचालन होगा। यहाँ पर 6 जीविका दीदियाँ मिलकर इसका संचालन करेंगी। इसके लिए जीविका दीदियों को 6,000 हर महीने का वेतन भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 12 जनवरी 2021 की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था और शुरुआत में 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया था। 16 अगस्त से इसे पूरे बिहार के लिए लागू कर दिया गया। बिहार के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने मैकडॉवेल गोलंबर पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया है। बिहार एनवायरमेंट मिनिस्टर नीरज कुमार सिंह हैज इनॉग्रेटेड मैकडॉवेल गोलंबर पार्क इन विच सिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना में। पटना जिला प्रशासन ने राजधानी पटना में पर्यावरण और ग्रीन इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए एक नए पार्क का उद्घाटन किया है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पास इस नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन हुआ है। अब इस पार्क में आम लोगों की भी एंट्री शुरू हो गई है। यहाँ पर कोई टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। यह राजधानी पटना का 72वां पार्क है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। बिहार इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द स्टेट्स लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गया। इसके तहत गया के डोभी में 1600 एकड़ में इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ 30% ग्रीन जोन को भी विकसित किया जाएगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा 3000 एकड़। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अहम कनेक्टिविटी को लेकर गया एयरपोर्ट के रनवे विस्तार को लेकर जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। अब तक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति ऐसे परिवार के बच्चों को दी जाती थी जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपये होती थी। बिहार सरकार ने पारिवारिक आय के दायरे को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है। टिल नाउ पोस्ट एंट्रेंस स्कॉलरशिप वर गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ such family whose annual income was 1.5 lakh rupees. How much has the Bihar government increased the family income bracket now? The right answer is option number B. इसे बढ़ा के कर दिया है 2.5 लाख रुपये। मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर 1.5 लाख रुपये के बदले 2.5 लाख रुपये वार्षिक पुनर्निर्धारित करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के अनुसार 2021 में केंद्र सरकार से इस योजना की मद में 11,398 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि राज्य सरकार ने राज्य मद से 20,265 लाख रुपए मंजूर किए हैं, ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को ये छात्रवृत्ति दी जा सके। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है। द फर्स्ट बापू टावर इन द कंट्री डेडिकेटेड टू द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पटना में।
पटना के गर्दनीबाग इलाके में 7 एकड़ में बन रहा यह टावर 6 मंजिला होगा, यानी कि कुल इसकी ऊंचाई होगी 120 फीट। बापू टावर आने वाले पीढ़ियों को महात्मा गांधी की विचारधारा और उनके जीवन पर बिहार के प्रभाव को समझने में मदद करेगा। चंपारण सत्याग्रह स्मृति के रूप में इस टावर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें गांधी जी से जुड़ी प्रदर्शनी 1917 की चंपारण यात्रा से जुड़ी लगाई जाएगी। इस पर कुल 85 करोड़ रुपये खर्च होंगे। क्रिकेट के अलावा 11 अन्य खेलों के आयोजन की सुविधा का वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बिहार के किस शहर में बनाया जाएगा? इन विच सिटी ऑफ बिहार विल द वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बी बिल्ट टू फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 10 अदर स्पोर्ट्स बिसाइड्स क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये भी पटना में ही। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। इसमें क्या क्या विशेषताएं होंगी? करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे इस पर। 5 स्टार होटल भी बनेगा स्टेडियम परिसर में। 9 पिच बनाए जाएंगे क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए। स्टेडियम की लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ाई जाएगी। क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स का भी इसमें आयोजन होगा। राष्ट्रीय संपार्श्विक प्रबंधन सेवा लिमिटेड NMCL ने बिहार के किन 2 जिलों में भारत के पहले चावल के साइलो गोदाम के निर्माण के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? The National Collateral Management Services Limited (NMCL) has begun the pilot project for the construction of rice silos warehouse, first ever in India, in which 2 districts of Bihar? The right answer is option number B, कैमूर और बक्सर। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भारत का पहला चावल का गोदाम इटारही के बैरी, जो कि बक्सर में है, और मोहनिया के संधियारा, जो कि कैमूर में है, बनेगा। शाहाबाद का क्षेत्र धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। यह गोदाम 11 एकड़ में बनेगा, जिसकी लागत 33 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस गोदाम की क्षमता होगी 12,500 मीट्रिक टन चावल की। इन दोनों स्थानों पर गेहूं का भी 37,500 मीट्रिक टन वाला साइलो गोदाम बनेगा। साइलो गोदाम स्टील का बना होता है। इसमें रखा गया अनाज वर्षों बाद भी खराब नहीं होगा। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक में आई तकनीकी खराबी के बाद बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसे पहली बार भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? एन इमरजेंसी लैंडिंग ऑफ एन इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर चिनूक was made in Buxar after a technical fault. In which year was it first inducted into the Indian Air Force? The right answer is option number C, 2019 में। तस्वीर देखिए चिनूक हेलीकॉप्टर का। 25 अगस्त को यह हेलीकॉप्टर प्रयागराज से भेजा जा रहा था, जिसमें तकनीकी खराबी के बाद बक्सर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पुलवामा हमले के बाद 2019 में चिनूक हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह हेलीकॉप्टर 10 टन वजन लेकर हवा में उड़ सकता है। दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी ऑपरेशन के लिए यह हेलीकॉप्टर कारगर है। इसमें एक साथ 50 से 55 लोग सवार हो सकते हैं और 20,000 फीट तक ऊंचाइयों पर उड़ान भर सकता है। इसी चिनूक हेलीकॉप्टर ने ओसामा बिन लादेन को मारने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने सितंबर 2015 में बोइंग, जो कि अमेरिका की कंपनी है, के साथ 8,048 करोड़ रुपए में 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का करार किया था और 2019 में पहली बार 4 चिनूक हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? विच एयरपोर्ट इन बिहार विल बी हैंडेड ओवर टू प्राइवेट हैंड्स इन द ईयर 2023 अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की लॉन्चिंग के साथ इसकी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने देश के कुल 25 एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार पटना एयरपोर्ट को जब लीज पर देगी तो उसे 1,000 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। इसके साथ साथ में बहुत कुछ प्राइवेट होने वाला है। पटना जंक्शन से प्राइवेट ट्रेनें भी चलाई जाएंगी और बिहार के 7 सड़कों को निजी हाथों में देने की तैयारी हो गई है। राज्य सरकार ने किस ब्रांड के नाम के तहत बिहार की सब्जी को बढ़ावा देने की घोषणा की है? द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू प्रमोट द वेजिटेबल ऑफ बिहार अंडर विच ब्रांड नेम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तरकारी।
इस योजना का लक्ष्य वेजिटेबल सप्लाई चेन को बिचौलियों से बचाना और प्रभावी बनाना है। 3 माह पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष से तरकारी ब्रांड को लॉन्च करते हुए ग्राहकों को ऑनलाइन सब्जी की उपलब्धता हेतु इस योजना की शुरुआत की थी। तब पटना और पूर्वी चंपारण जिले के लोगों के लिए यह स्कीम लागू की गई थी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना पर कुल 1750 करोड़ रुपये खर्च होगा। ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर से की गई है? फ्रॉम विच सिटी ऑफ बिहार तरकारी एक्सप्रेस द सर्विस ऑफ मार्केटिंग वेजिटेबल्स थ्रू ई रिक्शा हैज़ बीन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना। बिहार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्धता के लिए इस सेवा का शुभारंभ किया है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में वेजफेड कहते हैं, किसानों को अधिक रेट और बिहारवासियों को स्थानीय बाजार से सस्ती सब्जी उपलब्ध कराने को प्रयासरत है और इसी कड़ी में यह पहल है। शुरुआत पटना से की गई है। पटना के प्रमुख बाजारों में 10 अस्थायी आउटलेट भी स्थापित किए गए हैं। भारतमाला 2 के तहत बिहार में पहली बार एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेसवे का निर्माण पटना से किस शहर के बीच किया जाएगा? अंडर भारतमाला 2, द फर्स्ट एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेस इन बिहार will be constructed between Patna and which city? The right answer is option number C, कोलकाता। बिहार को 21,000 करोड़ की लागत से 6 लेन एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। यह एक्सप्रेसवे जमुई के रास्ते पटना से कोलकाता तक जाएगी। पटना के बख्तियारपुर से बिहार शरीफ, शेखपुरा, सिकंदरा, खैरा, सोनो, चकई, कटोरिया, बांका में, देवघर, मधुपुर, दुर्गापुर और पानागढ़ के रास्ते कोलकाता तक जाएगी। एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड का आशय यह है कि इस बीच में कोई वाहन इस सड़क पर नहीं आएगा। एक्सप्रेसवे के इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 470 किलोमीटर होगी। पश्चिम बंगाल में से बंदरगाह की कनेक्टिविटी मिल रही है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी दी ही गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सहारे इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे और पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आप मात्र 16 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए रिवीजन पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वैश्विक रूप से स्वीकृत CATS संरक्षण आश्वासित बाघ मानक की सूची में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द रैंक ऑफ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबली एक्सेप्टेड CATS कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 14वां स्थान मिला है। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना मार्च 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी। पहली बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 2 विशेष कार्यों के लिए केंद्र सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से बाघ रक्षक के लिए 5वां और CATS अवार्ड के मामले में 14वां रैंक देते हुए पुरस्कृत किया गया है। देश के सिर्फ 5 टाइगर रिजर्व से जुड़े व्यक्तियों को बाघ रक्षक का अवार्ड दिया गया, जिसमें VTR के मोहम्मद आरिफ का भी नाम शामिल है। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स के अगस्त महीने से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये चलते चलते का सेक्शन बनाया है एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में प्राप्त होगा। इस बार भी इसमें लगभग 15 पेज आपको मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।